नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की, जो हम एक सीरीज लेकर आए हैं, उसमें अध्याय 6 की, जिसका शीर्षक है संज्ञा के विकार, लिंग। आज के वीडियो में हम जेंडर की बात करेंगे, ये तो स्पष्ट हो गया है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। संज्ञा क्या है, ये आपने पिछले वीडियो में बखूबी जान लिया और समझ भी लिया। अब देखिए, हमें यहाँ पर एक सारणी दी हुई है। सारणी में 2 कॉलम हैं। पहले में लिखा है स्तंभ क, दूसरे में लिखा है स्तंभ ख। अब स्तंभ क और ख को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक वाक्य को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि लिंग क्या होते हैं और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर लिंग में क्या फ़र्क होता है, ये हमें ये पढ़ने से ही समझ में आएगा। तो चलिए फिर मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपकी स्क्रीन में बड़े रूप में आप इसे देख पाएँ। अब हम एक एक करके इन वाक्यों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्तंभ क में पहला वाक्य है यह मेरा नगर है, और दूसरा वाक्य है मेरा छाता बड़ा है। अब अगर आप स्तंभ ख पे जाएं, यानी बी कॉलम में जाएं, तो देखेंगे 2 वाक्य लिखे हैं, यह कृष्ण की नगरी है, और दूसरा है आपकी छतरी छोटी है। पहले वाक्य में आपको समझ में आ रहा है स्तंभ क के लिए जो प्रयोग मिलाया गया है, ये वाला, यह मेरा नगर है। वहीं पर स्तंभ ख में आप देख रहे हैं यह कृष्ण की नगरी है। तो नगर और नगरी में आपको कुछ कुछ समझ में आया। नगर ऐसा लगता है ना जैसे पुल्लिंग शब्द है, और नगरी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि नगरी होती है, नगर होता है। ठीक कहा ना मैंने? वैसे ही अगर हम अगले वाक्य पर ध्यान दें, तो अगला वाक्य क वाले कॉलम में लिखा है मेरा छाता बड़ा है। वहीं पर ख वाला जो कॉलम है उसमें लिखा है आपकी छतरी छोटी है। तो आपने देखा, छाता और छतरी 2 अलग शब्द हैं, अलग लिंग के शब्द हैं। छाता यानी पुल्लिंग का बोध हो रहा है, और छतरी जिसमें स्त्रीलिंग का बोध हमें हो रहा है। अब हम तीसरे वाक्य पर आते हैं। तीसरा वाक्य है राम जी का सौंदर्य देखते ही बन रहा था। वहीं पर स्तंभ ख में इसके लिए वाक्य लिखा है सीता की सुंदरता भी कम नहीं थी। आप देख रहे हैं ना, सौंदर्य भाव ही है यहां पर, लेकिन एक और सौंदर्य शब्द है जो कि पुल्लिंग है, और दूसरी ओर सुंदरता शब्द है जो भी सौंदर्य के भाव को ही प्रकट कर रहा है, परिलक्षित कर रहा है, बता रहा है, लेकिन वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। और स्पष्ट स्थिति को करने के लिए 2 बचे हुए वाक्यों को और देखते हैं। चौथा वाक्य है अध्यापक ने गणित पढ़ाया। इसके बाद में स्तंभ ख में वाक्य है अध्यापिका ने गणित की शिक्षा दी। इन दोनों ही वाक्यों में एक और हमने अध्यापक शब्द का प्रयोग किया, दूसरी ओर हमने अध्यापिका शब्द का प्रयोग किया। तो अध्यापक जो है वो पुल्लिंग शब्द है, और वहीं पर अध्यापिका जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक वैसे ही पढ़ाया, और पढ़ाया के बाद पहले जो गणित है उसके बाद में गणित की शिक्षा दी, तो शिक्षा दी लिखा है, तो जो दी लिखा है वो स्पष्ट कर रहा है कि यहां पे कुछ न कुछ स्त्रीलिंग है। इसके बाद में स्तंभ क में 5वां और अंतिम उदाहरण दिया है शरीर का बहुत महत्व है। वहीं पर स्तंभ ख में लिखा है काया की बड़ी महत्ता है। अब आप देख पा रहे हैं ना, एक और लिखा है शरीर का बहुत महत्व है, और दूसरी ओर लिखा है काया की बड़ी महत्ता है। तो महत्ता होती है और महत्व होता है, तो दोनों में आपको फर्क समझ गए। एक पुल्लिंग है महत्व, और महत्ता जो है वो स्त्रीलिंग है। अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आगे के वाक्यों की। आगे क्या लिखा है, उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान देकर निम्नलिखित विवरण को पढ़िए। अब इस विवरण को सबसे पहले पढ़ते हैं। स्तंभ क के सभी रंगीन छपे शब्द, रंगीन छपे शब्द जैसे कौन कौन से हैं, नगर, छाता, सौंदर्य, अध्यापक, गणित, शरीर, महत्व, ये सभी जो शब्द हैं ये सारे के सारे पुरुषवाचक होने का बोध कराते हैं, यानी ये पुल्लिंग होने का बोध कराते हैं, पुल्लिंग शब्द है।
वहीं पर स्तंभ ख के सारे रंगीन छपे शब्दों को देखें तो नगरी, छतरी, सुंदरता, सीता, अध्यापिका, शिक्षा, काया, महत्ता, ये सभी कैसे शब्द हैं? ये सभी रंगीन शब्द हमें बताते हैं कि ये स्त्रीवाचक हैं, यानी स्त्रीलिंग होने का बोध हमें करा रहे हैं। तो पुल्लिंग शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द क्या है, इनके उदाहरण तो हमने देख लिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी परिभाषा दीजिए, तो आप कैसे देंगे? ठीक वैसे जैसे कि यहां पर लिखी हुई है। लिखा है, शब्द के जिस रूप या चिन्ह से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ये लिंग की परिभाषा हो गई। यदि आपसे पूछे कि लिंग की परिभाषा दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि शब्द के जिस रूप या चिन्ह से उसके पुरुष होने अथवा स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे ही हम लिंग कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो बात स्पष्ट हो गई। अब जब हमने ये समझ लिया कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग क्या होते हैं, तो अब हम लिंग के प्रकार समझेंगे, यानी लिंग के भेद पर चर्चा करेंगे। अभी कर लेते हैं। लिखा है, हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। भाई वाह, अभी हमने ये दो ही तो पढ़े हैं, ठीक है ना? अब क्या इसमें भी कुछ छोटे छोटे अलग अलग रूप हैं? उनको भी हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले लिखा है पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब क्या है? शब्द के जिस रूप या चिन्ह से उसके पुरुषवाचक होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण अगर देना हो तो आप कहेंगे जैसे राजा, नर, शेर, आम, संतरा, केला, जंगल, हिमालय, देश, सूर्य, मंगलवार, बैल, ये सब की सब क्या हैं? ये सब की सब पुल्लिंग शब्द ही तो हैं। यकीन ना हो तो एक आधा उदाहरण लेके देख लीजिए। संतरा मीठी है, कैसा लग रहा है सुनने में? अगर मैं कहूं संतरा मीठा है, ये सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, सही लगता है ना? तो इससे क्या पता चलता है कि जो संतरा है वो एक पुल्लिंग शब्द है, ना कि स्त्रीलिंग। सूर्य उग गई, उदित हो गई, सुनने में कुछ गड़बड़ लगा ना? सूर्य उदित हो गया, सूर्य उदित हो गया है, उदय हो गया है। अब हमें वाक्य सही लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य जो है वो पुल्लिंग शब्द है, ना कि स्त्रीलिंग। ठीक, यहां तक के तो चीजें स्पष्ट हैं। अब आते हैं स्त्रीलिंग पर। इसमें लिखा है कि शब्द के जिस रूप या चिन्ह से उसके स्त्रीवाचक होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पे भी कुछ शब्द दिए हैं। ये तमाम शब्द हमें स्त्रीलिंग होने का बोध कराते हैं। इन शब्दों के जैसे रानी, नारी, शेरनी, औरत, गंगा, यमुना, सरस्वती, पूर्णिमा, खटिया, रोटी, कबूतर, भिंडी, गाय आदि। ठीक है ना? इसकी भी जांच कर लें। जैसे लिखा है, गंगा बहता है। अब आपको तो ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, गंगा बहता है नहीं होगा भैया, गंगा बहती है होगा। आपने पहले गलत बोला, आप कहेंगे मुझसे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गंगा है, नदी है, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमें सुनकर ही स्पष्ट हो जाता है। तो पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग क्या होते हैं, ये तो आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिंग निर्धारण की कुछ मुख्य बातों पर चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन से विषय हैं जिनको हमारा जानना ज़रूरी है, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनको अगर हम नहीं जानेंगे तो हमारा लिंग निर्धारण कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। भाई ठीक है, जिन शब्दों को हम व्यवहार में लाते हैं वो तो हमारे लिए नए नहीं हैं, उन्हें तो हम सुनकर, देखकर, पढ़कर बोल ही देंगे कि हाँ भाई ये जो शब्द है ये पुल्लिंग है या ये स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो शायद हमने नहीं सुने, और उसके बारे में अगर हमें तय करना हो कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तब क्या करेंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण पढ़ने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा उन बातों को समझने की ज़रूरत है जो लिंग निर्धारण के लिए उपयोगी है, प्राथमिक है। सबसे पहली बात जो है वो ये है, समझिए नित्य पुल्लिंग। अब आप कहेंगे सर ये नित्य पुल्लिंग क्या होता है? तो देखिए, नित्य पुल्लिंग में यहाँ पे बताया है हमें कि ऐसे कुछ शब्द है ना जो सिर्फ पुल्लिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं होते, उन्हें हम नित्य पुल्लिंग कहते हैं। इसको मैं और अच्छे से स्पष्ट कर देता हूँ आपको। नित्य पुल्लिंग वो शब्द हैं जिनका प्रयोग करते समय अगर हमें ये बताना हो कि इसी से मिलता जुलता कोई शब्द स्त्रीलिंग में भी है तो उसके लिए हमें वहाँ पर मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा।
या ऐसे शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा जो अलग से हम उसमें लगाएंगे और वो बताएगा कि हाँ, अब जो है स्त्रीलिंग की बात हो रही है। मेरी बात को और अच्छे से समझने के लिए एक बार इस परिभाषा पे नज़र डालते हैं। क्या लिखा है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो केवल पुल्लिंग में होते हैं, उनका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। उदाहरण के लिए तोता, उल्लू, कौआ, खटमल, मच्छर, बिच्छू, कछुआ, बाज, तीतर, भेड़िया, खरगोश आदि। अब अगर खरगोश शब्द की हम बात करें तो क्या खरगोश सिर्फ पुल्लिंग ही होते हैं? क्या स्त्रीलिंग में नहीं हो सकते? होते हैं ना। तो उन्हें बोलने के लिए हम मादा शब्द का प्रयोग करेंगे, मादा खरगोश। ठीक वैसे जैसे हमें मच्छर की बात करनी हो तो मच्छर में हम कहेंगे मच्छरी आ गई, ऐसा नहीं कहेंगे ना। क्या कहेंगे? मादा मच्छर। अगर हमें स्त्रीलिंग प्रकट करना हो तो हम मादा मच्छर कहेंगे। समझ गए आप? मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इंटेलिजेंट हैं आप, समझ जाते हैं जल्दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहला बिंदु ध्यान से देखिए। ऐसे शब्दों का स्त्रीलिंग में प्रयोग करने के लिए मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। वही बात है जैसे मादा तोता, मादा उल्लू, मादा कौआ आदि। दूसरा लिखा है नित्य स्त्रीलिंग। अब अभी हमने नित्य पुल्लिंग देखा, वैसे ही ये नित्य स्त्रीलिंग होगा। एक बार इसको भी देखते हैं। कुछ शब्द केवल स्त्रीलिंग के वाचक होते हैं, यानी उनमें पुल्लिंग शब्द आपको नहीं मिलेंगे, उनके पुल्लिंग रूप होते ही नहीं। उदाहरण के लिए छिपकली। अब आपको अगर छिपकली में नर रूप को बताना है तो नर तो कहना ही पड़ेगा। कोयल, मक्खी, मीन, मैना, दीमक, लकड़ी, नदी, तितली, सवारी, सती, गिलहरी, ये सब क्या हैं? ये सब वही शब्द हैं जो नित्य स्त्रीलिंग में आते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग का क्या मतलब है, तो आप मुझे सरलता से क्या बताएंगे? सर, नित्य पुल्लिंग का मतलब ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग में ही आते हैं, उनके लिए स्त्रीलिंग में कोई भी शब्द प्रयुक्त नहीं होता। उनके लिए अगर हमें स्त्रीलिंग में उनको बताना हो तो हमें मादा शब्द का प्रयोग करना होता है। और नित्य स्त्रीलिंग में वो शब्द आते हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं, उनके लिए पुल्लिंग शब्द नहीं है। उन्हें प्रकट करने के लिए हमें नर शब्द का प्रयोग करना पड़ सकता है। ठीक बात है, मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए हैं। अब हम तीसरे नंबर पर देख रहे हैं उभयलिंगी। ठीक, कुछ शब्द बिना रूप बदले दोनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग के लिए भी वही शब्द, स्त्रीलिंग के लिए भी वही शब्द। जैसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैडम भी हो सकती है, सर भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है ना। सभापति, डायरेक्टर, प्रोफेसर, ये ऐसे शब्द हैं जो कि उभयलिंग में आते हैं। ठीक है, अब हम नित्य पुल्लिंग भी समझ गए, नित्य स्त्रीलिंग भी समझ गए, हमने उभयलिंग को भी समझ लिया और लिंग क्या होते हैं ये भी हम समझ गए। अब क्या बात करनी बाकी है? अब हमें ये देखना है कि प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण कैसे करते हैं। ऐसी संज्ञाएं जो प्राणी को प्रदर्शित करती हैं, प्राणी मतलब जीवित की बात हो रही है, तो उनका लिंग निर्धारण कैसे होगा कि वो पुल्लिंग है या कि स्त्रीलिंग है। तो ध्यान से समझिएगा, जितनी भी प्राणीवाचक संज्ञा शब्द हैं उनका लिंग जानना तो बेहद सरल है। कैसे? व्यवहार और प्रयोग के आधार पर उनके लिंग सरलता से जाने जा सकते हैं। जैसे मक्खी होती है और मच्छर होता है, व्यवहार की बात है, व्यवहार में है ये लोग, है ना। हम जानते हैं मक्खी से हम परिचित हैं, मच्छर से हम परिचित हैं। बंदर होता है, बंदरिया होती है, ठीक। बैल होता है, गाय होती है, हम जानते हैं। तो फिर समस्या कहाँ आएगी? समस्या आएगी अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण करने में। अब आप कहेंगे समस्या आएगी, क्या समस्या आएगी? तो देखिए, अप्राणीवाचक या आप कह लीजिए कि जो निर्जीव संज्ञाएं हैं, अगर हमें उनका लिंग निर्धारण करना है तो उसमें थोड़ी मुश्किलें हैं। जैसे इनके लिंग की जानकारी के लिए हमें ये विधियां हैं जिनका सहारा लेना पड़ता है, कुछ प्रोसीजर्स हैं। जैसे देखिए, पहले नंबर पर है उनके साथ प्रयुक्त क्रिया द्वारा। जो क्रिया है उससे पता लगाया जा सकता है। जैसे मैंने पपीता खाया, यहाँ पर खाया क्रिया से पपीते के पुल्लिंग होने का बोध हो रहा है। पपीता खाई नहीं, पपीता खाया। इसके बाद में उनके साथ प्रयुक्त विशेषण द्वारा भी ऐसा होता है। विशेषण तो आप जानते ही हैं क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको थोड़ा बहुत बताया था। जैसे यह पपीता मीठा है, यहाँ पे मीठा क्या है?
मीठा एक विशेषण तो है, विशेषता ही तो बता रहा है ना पपीते की। विशेषण वह शब्द होते हैं जो हमें विशेषता बताते हैं, संज्ञा की, सर्वनाम की, क्रिया की। ठीक है ना। तो अब देखिए, यह पपीता मीठा है, यहां पे ऐसा नहीं लिखा यह पपीता मीठी है। तो आप समझ सकते हैं कि पपीता जो है यहां पर पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद में अगर इसका बहुवचन में प्रयोग करें तो भी बताया जा सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे ना हम एक गलती कर देते हैं। हम चीज़ों को समझते हैं, वीडियो देखते हैं या किसी क्लास को अटेंड करते हैं, हमें लगता है समझ गए, लेकिन थोड़ा सा फैक्चुअल होइए, फैक्ट्स पर ध्यान दीजिए। देखिए मैंने क्या कहा, अभी हम क्या कर रहे हैं, अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण कर रहे हैं, और इसमें हम उन विधियों की बात कर रहे हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है, लिंग निर्धारण किया जा सकता है किसका, अप्राणीवाचक संज्ञाओं का, यानी निर्जीव संज्ञाओं का। तो उसमें जो विधि हमने देखी वो 3 विधि कौन कौन सी है? पहली है क्रिया के द्वारा, दूसरी है उनमें प्रयुक्त विशेषण के द्वारा, और अब तीसरी है बहुवचन के प्रयोग के द्वारा। तो बहुवचन से कैसे? जैसे यह पपीता है, इस वाक्य में पपीते के लिंग की जानकारी के लिए हमें इसका बहुवचन में प्रयोग करना होगा। यदि बहुवचन करने पर शब्द के अंत में ए या आ लगता है तो वह स्त्रीलिंग होगा, अन्यथा तो उसे पुल्लिंग ही माना जाएगा। जैसे ये पपीते हैं, इससे सिद्ध हो जाता है कि ये पपीता पुल्लिंग है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पुल्लिंग की पहचान नामक इस शीर्षक पर आते हैं और देखते हैं कि ये शीर्षक आखिर हमें अब अलग से और क्या बताना चाह रहा है। क्योंकि पुल्लिंग की पहचान, पुल्लिंग तो हमने ऊपर समझ लिया, पहचान मतलब अब देखिए वो तमाम चीज़ें हमें बताएगा ना, उनके प्रकार बताएगा, उदाहरणों की जो वैरायटी है उससे तो हमें परिचित होना भी बाकी है। तो एक एक करके समझते हैं। जैसे अकारांत तत्सम संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती है। अब आप कहेंगे काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है सर ये तो। अकारांत तत्सम संज्ञाएं मतलब, संज्ञा का मतलब तो आप जानते ही है ना, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था क्या होता है। अकारांत मतलब जिन शब्दों का अंत अ से होता है। जैसे जब मैं आपसे कहता हूँ राम तो म, धर्म है ना, या मैं कह रहा हूँ चित्र तो त्र में अ आ रहा है ना, अंत में स्वर अ निकल रहा है, तो वह अकारांत है। तो अकारांत समझ गए, संज्ञा समझ गए। तत्सम क्या होता है, हमने बात की थी। तत्सम वो शब्द होते हैं तत्सम जिन्हें जैसे थे वैसे ही भाषा में ले लिया गया किसी दूसरी भाषा से। तो ऐसे शब्द जो अकारांत भी हैं, तत्सम भी हैं, संज्ञा तो है ही, वो प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे धन, धन एक ऐसा शब्द है जो कि अकारांत भी है, अ से अंत हो रहा है, धन, धन, अ न में अ निकल रहा है, तत्सम भी है, और क्या है, संज्ञा तो है ही धन, है ना। तो अब आप समझ गए कि ये पुल्लिंग है। इसके बाद में जल, 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 ल में अ निकल रहा है, तो ये अकारांत तत्सम संज्ञाएं हैं, ये प्रायः पुल्लिंग होती है। धन होता है कि होती है, धन होता है। जल होता है कि होती है, जल भी होता है। वचन होते हैं, होता है। वचन होती ऐसा तो नहीं देखा हमने, है ना। वचन देते हैं लोग, वचन मतलब वचन दिया, ठीक। अक्षर होता है, अक्षर होती है नहीं होता। वन, पत्र, चित्र, मस्तक, पर्वत, उपवन, नगर, सागर, शासन, विभाग, निमंत्रित, आचरण, विवाह, धर्म, संदेश, जय, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, शब्द जो हैं, वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि ये अकारांत तत्सम संज्ञाएं हैं जो सामान्य रूप से अगर बात करें तो कैसी होती हैं, पुल्लिंग ही होती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हिंदी की अकारांत संज्ञाएं जो प्रायः पुल्लिंग होती हैं। जैसे कि अभी हम अकारांत संज्ञाओं की बात कर रहे हैं ना, इसके पहले हमने अकारांत तत्सम संज्ञाओं की बात की थी। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अभी हम अकारांत पे नहीं हैं, अभी हम आकारांत पे पहुंच गए हैं। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, शब्द में आ गया है, पहले अ था। अब आकारांत संज्ञा जो आ पे अंत होता है, जैसे बुढ़ापा, पा में आ रहा है ना, तो ये क्या है, ये पुल्लिंग ही तो है। बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आ गई ऐसा हम नहीं कहते, ठीक है ना। ठीक वैसे जैसे पहनावा, पहनावा होता है, पहनावा होती नहीं है। चिमटा होता है, चिमटा होती नहीं है। झगड़ा होता है, वैसे नहीं होना चाहिए लेकिन ये पुल्लिंग है, ठीक है। पहिया, पैसा, तांबा, सोना, लोहा, पराठा, हलवा, हलवा शब्द कितना प्यारा शब्द है। गुस्सा, किस्सा, चश्मा, फोड़ा, चश्मा फोड़ा,
अलग अलग लिखा है। पटाखा, चमड़ा, बुलावा, मसाला आदि, ये सब क्या है? ये आकारांत संज्ञाएं हैं जो प्राय पुल्लिंग होती है। ठीक है। इसके बाद लिखा है पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। आप कहेंगे ठीक बात है भाई, पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग है, अच्छी बात है। अब देखिए जैसे हिमालय, हिमालय खड़ा है कि खड़ी है? खड़ा है ना, ठीक है। विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत, अरावली, रॉकी, रॉकी पर्वत का नाम है। इसके बाद में चौथे स्थान पर लिखा है देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, भारत होता है, ठीक है ना। जापान, चीन, रूस, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इटली, अमेरिका, पोलैंड, जर्मनी, ईरान, ये सब क्या है? ये सब देशों के नाम हैं जो कि पुल्लिंग है। प्रायः पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अच्छा, एक शब्द पे गौर कर रहे हैं आप? यहाँ पे एक शब्द बार बार आ रहा है प्रायः। कहीं आप बात को बहुत गंभीरता से ना ले लें, है ना, नहीं तो आप हर शब्द के बारे में समझ लेंगे। तो हर पेड़ के नाम नहीं, प्रायः जो पेड़ों के नाम हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि पीपल, बरगद, आम, शीशम, नीम, ये सब वो पेड़ हैं जो पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जनवरी, मार्च, मई, अप्रैल, जून, चैत, जेठ, हिंदी माह के नाम भी दिए हैं इसमें, वो सब। ग्रहों की बात करें तो ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, लिखा हुआ है। जैसे चंद्रमा, राहु, शुक्र, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह होता है, ठीक है ना, चक्कर काटता है, चक्कर काटती नहीं है। ठीक। एक ग्रह अपवाद है, वो हमारा अपना ग्रह है, वो है पृथ्वी। ध्यान दीजिए, मैं पृथ्वी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पृथ्वी। इस रा में थोड़ा फर्क होता है, समझिए ध्यान से, है ना। यहां बड़े अक्षरों में लिख दूं क्या? पृथ्वी। अब देखिए ये जो मात्रा है ना, ये प्रू, इसका उच्चारण होगा पृथ्वी। आप पृथ्वी पृथ्वी ना बोलें, ये ऐसा थोड़ी लिखते हैं हम, पृथ्वी या पृथ्वी, ऐसा नहीं लिखा था ना, ये तो गलत है। सही क्या है? सही ये है पृथ्वी। ठीक। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझ आप जल्दी जाते हैं, चूंकि आप, मैंने पहले भी बताया था, आप इंटेलिजेंट हैं, इसलिए जल्दी समझ जाते हैं। इसके बाद में अगला वाक्य है कि वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं। अब वर्णमाला के अक्षर जैसे क, ख, ग, घ, अ, आ, उ, ओ, च, त, थ, लेकिन अपवाद तो इसमें भी है, जैसे कि ई और री। ये जो है ये पुल्लिंग नहीं है, तीन। इसके बाद में दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दिन में जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सभी क्या हैं? ये सभी दिनों के नाम हैं। कैसे हैं? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। कल शनिवार आएगी, शनिवार नहीं आएगी, है ना, कल शनिवार आएगा, आएगा वैसे वो भी नहीं, ठीक है। प्रायः अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे उड़द, गेहूं, चना, चावल, जौ, बाजरा, तिल। हाँ, मूंग और ज्वार की बात करें तो वो पुल्लिंग नहीं है, वो स्त्रीलिंग में आएगा। संस्कृत के वो शब्द जिनके अंत में ख आता है या ज होता है पुल्लिंग होते हैं। सोच के देखिए, संस्कृत के शब्द हैं, अंत में अगर ख आ रहा है, ज आ रहा है, तो वो पुल्लिंग है। जैसे दुख, सुख, लेख, अनाज, जलज, मनुज आदि, ये सब की सब क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है ना। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में त्र प्रत्यय होता है, प्रत्यय है लेकिन क्या है? त्र है, वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे शस्त्र, मेरा शस्त्र टूट गया, मेरा शस्त्र टूट गई, अजीब लग रहा है सुन के थोड़ा सा, है ना। नेत्र, नेत्र आंसुओं से भर गए, मेरे नेत्र आंसुओं से भर गई, ये तो गड़बड़ है थोड़ा सा। चरित्र, पात्र, ये सब क्या है? ये संस्कृत के वो शब्द हैं जिनमें त्र प्रत्यय लगा है। क्या प्रत्यय लगा है? त्र, ठीक। इसके बाद देखिए क्या लिखा है। इसके बाद लिखा है मोटी, भारी, भद्दी और विशाल वस्तुएं प्राय पुल्लिंग होती है। शब्द सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मोटी, भारी, भद्दी, ये वस्तुओं की बात हो रही है, ठीक है ना। हम निर्जीव वस्तुओं की बात कर रहे हैं, अप्राणीवाचक। तो अप्राणीवाचक लगाने से थोड़ा सा आपको सुकून मिल रहा होगा। तो मोटी, भारी, भद्दी और विशाल वस्तुएं प्राय पुल्लिंग होती है। जैसे जंगल, कूड़ा, गट्ठर, ट्रक, थैला, रस्सा, बोरा आदि, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है, ठीक है ना। जैसे थैला, थैला जो शब्द है
ये पुल्लिंग शब्द है ना। मेरा थैला फट गया, मेरा थैला फट गया, मेरा थैला फट गई, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फट गई बोल देंगे तो, है ना। फट गई थैली के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, थैले के लिए नहीं। इसके बाद अगला है वे शब्द जिनके अंत में अरबी फारसी का खाना प्रत्यय होता है, पुल्लिंग होते हैं। अरबी और फारसी का खाना, भोजन वाला खाना नहीं, जैसे डाक खाना, गाड़ी खाना, चिड़िया खाना, कबूतर खाना आदि, ये सब की सब क्या है, ये सब की सब जो है पुल्लिंग होते हैं। ये कितनी कमाल की जानकारी है, सोच के देखिए, कोई ऐसा शब्द है जिसमें खाना लगा हुआ है, ठीक है। अब वहाँ पे आप थोड़ा सा, अगर आपने शब्द ना सुना हो तब भी आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, ये पुल्लिंग ही होगा, ये जानकारी है, विधि है, समझिए। इसके बाद है वे शब्द जिनके अंत में अरबी फारसी का दान प्रत्यय होता है, वो पुल्लिंग होते हैं। दान मतलब जैसे फूलदान, कमलदान, गुलाबदान, इत्रदान, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है, ठीक। इसके बाद में समय और उसके विभागों का नाम पुल्लिंग होता है। समय और उसके विभाग, यहाँ पे थोड़ा सा रुक करके ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जैसे क्षण, पल, काल, समय, घंटा, मिनट, पहर, दिन, दिनांक, सप्ताह, हफ्ता, वर्ष, मास, युग, कल, पखवाड़ा, ये सब की सब जो हैं पुल्लिंग होते हैं। इनमें जो स्त्रीलिंग है वो कौन से हैं, रात्रि, रात, सांझ, तिथि, सदी, शताब्दी आदि, ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक। क्षण बीत गया, क्षण बीत गई, बीत गई नहीं होगा, बीत गया होगा, है ना, तो ये पुल्लिंग है। इसके बाद देखिए बाज, ऐरा, खाना, वाला, दान, गर, इन सभी शब्दों से जिन शब्दों का अंत होता है वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे बाज की अगर बात करें तो चालबाज, पतंगबाज, कबूतरबाज, इसमें ज के नीचे नुक्ता लगा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसको ज नहीं पढ़ना है, इसको ज पढ़ना है, ज, ठीक। फिर है अगला ऐरा, चचेरा, ममेरा, सवेरा, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। खाना, मेरा चचेरा भाई है ना, चचेरा बहन है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, चचेरी बोलेंगे फिर, है ना, तो उसमें एरी लग जाएगा, लेकिन वो फिर स्त्रीलिंग है, एरा लगा है, मतलब कि वो पुल्लिंग की बात हो रही है। खाना, डाक खाना, शराब खाना, दवा खाना आदि। वाला, चाय वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला आदि, ये सब क्या है, जिनमें वाला लगा, पुल्लिंग है। दान, पायदान, कूड़ेदान, पीकदान, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। गर, बाजीगर, जादूगर, कारीगर, ये सब क्या है, ये सब की सब पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब हमने पुल्लिंग के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया, तो अब स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होगी, ध्यान दीजिए। ईकारांत तत्सम संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती है। कौन सी तत्सम संज्ञाएं, ईकारांत, तत्सम का मतलब तो समझ गए ना आप क्या होता है, जिन शब्दों को जैसा का वैसा लिया है। ईकारांत मतलब जिसका अंत ई से होता है, संज्ञाएं आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है, तो वो प्रायः स्त्रीलिंग है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे जाति, जाति होती है, जाति होता नहीं है। समिति, समिति भी होती है ना, समिति की बैठकें होती हैं, समिति की बैठकें होता है, ऐसा नहीं होता, है ना। शक्ति, शांति, संधि, अग्नि, रीति, हानि, ये सब की सब जो है ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक। कुछ अपवाद भी है इसमें, जैसे कवि, रवि, ठीक। इसके बाद में हिंदी इकारांत संज्ञाएं, अब यहाँ पे बड़ी ई आ गई, पहले इकारांत थी, अब ईकारांत है, ठीक। ये भी प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे चांदी, नदी, इलायची, बोली, हंसी, ये सब क्या है, ये सब की सब जो है वो स्त्रीलिंग है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे हाथी, मोती, घी, पानी, ये सब, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि घी तो होता है, होती नहीं है, आप जानते हैं। फिर आकारांत तत्सम संज्ञाएं, अब ऐसी संज्ञाएं जो आकारांत है और तत्सम है। पुल्लिंग में आकारांत संज्ञाएं तो थी किंतु तत्सम नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे तत्सम जुड़ गया है आ के साथ में, जिनका अंत होता है जो संज्ञा है, लेकिन वो तत्सम भी है, तो वो स्त्रीलिंग है। उदाहरण के लिए दया, कृपा, कृपा, है ना, कृपा नहीं है, कृपा, सभा, प्रार्थना, ईर्ष्या, भाषा, आशा, कला, अहिंसा, परीक्षा, शिक्षा, सेना, सूचना, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग के उदाहरण है, स्त्रीलिंग के शब्द है, ठीक है। अप्राणीवाचक हम शब्दों को देख रहे हैं।
इसके बाद में उकारांत तत्सम संज्ञाएं, यानी जिनका अंत शब्द का ऊ से हो और वो तत्सम संज्ञाएं होना चाहिए, जैसे वायु, आयु, ऋतु, वस्तु। ये सब क्या हैं? ये इन सभी का अंत ऊ से हो रहा है, तत्सम शब्द है। भाषा से ऐसे कैसे ले लिए गए हैं, जैसे थे वैसे, कोई परिवर्तन नहीं किया इनमें, और ये संज्ञा तो है ही, तो ये कैसे हैं? स्त्रीलिंग है। इसके बाद है भाषा, बोली, लिपियों के नाम जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा के भी, बोली के भी, लिपियों के भी, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, पहाड़ी, देवनागरी। ये सब क्या है? भाषा और लिपियों के नाम है। देवनागरी लिपि है ना। उर्दू क्या है? भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा है। पंजाबी क्या है? भाषा है। पहाड़ी क्या है? बोली है। तो ये सभी के सभी जो है ये स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग है, जैसे पूर्णिमा, पंचमी, तीज, अमावस्या। जितनी भी तिथियां, एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, है ना, दशमी, ग्यारस, बारस, तेरस, चौदस, पूनम, अमावस्या, सब की सब क्या है? स्त्रीलिंग है। नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग है, जैसे गंगा, कावेरी, सरस्वती, यमुना, क्षिप्रा, नर्मदा, चिल्का आदि। ब्रह्मपुत्र जो है वो नद है, ठीक है। अब नद्य और नदी में क्या फ़र्क है, ये तो हम हिंदी व्याकरण की क्लास में नहीं पढ़ सकते, लेकिन किसी और क्लास में समय आया तो जरूर पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद में है नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोहिणी, भरणी, कृतिका आदि। ये सब क्या है? नक्षत्रों के नाम है और कैसे हैं? स्त्रीलिंग है, ठीक। इसके बाद में लिखा है जिन शब्दों के अंत में आई, आवट, आस, आहट, इया, ई, त, नी, री, ली ये सब प्रत्यय लगे हों वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि बुराई, सजावट, प्यास, घबराहट, डिबिया, गुड़िया, आज़ादी, बोली, रंगत, सभ्यता, विविधता, चटनी, टिकली। ये सब क्या है? ये सब की सब अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है बड़ी सरलता से, बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से आपको सारी चीज़ें एक एक करके धीरे धीरे, धीमे धीमे समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं और 10वें स्थान पर दिए हुए वाक्य को पढ़ते समझते देखते हैं। लिखा है संस्कृत की वे संज्ञाएं जिनके अंत में या अथवा सा प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे भावना, प्रेरणा, सूचना, कल्पना, वेदना। ये सब क्या है? ये सारी की सारी वे हैं जिनमें जो है क्या लगा हुआ है? या तो ना लगा है ना, या ना लगा है। ये सभी की सभी स्त्रीलिंग है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो हो गया। टाइपो मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ये या की जगह आप यहाँ पे लिख देंगे, सा की जगह आप यहाँ पे लिख देंगे अणा लगा हो या ना लगा हो, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 11वें स्थान पर जो दिया हुआ वाक्य है उसकी, कि संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में या अथवा सा प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि मीमांसा, विद्या, क्रिया आदि। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में तद्धित प्रत्यय ईमा होता है स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे महिमा, गरिमा, लालिमा, कालिमा, हरितिमा आदि, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब के सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। हिंदी की धातुओं से अप्रत्यय लगाकर बनी संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है। धातु मतलब जो मुख्य क्रिया होती, जैसे पढ़ना में मुख्य शब्द क्या है? पढ़ है, तो वो जो है वो धातु कहलाएगी, ठीक। तो हिंदी की जो धातु है उसमें अ अगर प्रत्यय हम लगा दें, कौन सा प्रत्यय लगा दें? अप्रत्यय लगा दें, तो जो संज्ञाएं बनेगी वो स्त्रीलिंग होगी, जैसे कि चहक, कूक, अकड़, देखभाल, पकड़, पहुंच, फूट, मार। ये सब क्या है? ये सब की सब के अंत में अ है और ये जो है ये स्त्रीलिंग है। इसके बाद में अरबी फारसी के वो शब्द जिनके अंत में श है, शक्कर का श, ठीक है ना। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, एक ये श है और एक ये है, दोनों के उच्चारण में फ़र्क कैसे पैदा करेंगे आप? ऐसे पैदा करना है कि जब ये श बोलें तो जीभ आगे होनी चाहिए, श आगे की ओर, जब ये बोले तो जीभ थोड़ा पीछे रखिए, श श श, षटकोण श। समझ गए? फ़र्क इस तरह से आप अपने उच्चारण में इसको पैदा कर सकते हैं। खैर अभी हम इस श की बात कर रहे हैं, तो श स्त्रीलिंग होता है, जैसे कि अंत में जब श होता है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है नालिश, मालिश, तलाश, कोशिश आदि,
ठीक है। इसके बाद में 15वें नंबर पे लिखा है कि अरबी फारसी के वे शब्द जिनके अंत में त प्रत्यय होता है वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे इज्जत, कीमत, अदालत, नफरत, दौलत, मुलाकात। इसका अपवाद है खत, वक्त, तख्त आदि, क्योंकि इनमें त प्रत्यय नहीं है बल्कि मुंह और ल है। ये इनका अपवाद हो जाएगा। तो मैंने ज़्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ दिया। त प्रत्यय है यानी इज्जत, कीमत, अदालत, नफरत, दौलत, मुलाकात। ये सब क्या है? मुलाकात होती है, मुलाकात होता नहीं है। आज मेरी उससे मुलाकात हुई तो मुलाकात हुई, मुलाकात हुआ ऐसा हम नहीं कहेंगे, ठीक। इसके बाद में 16वें नंबर पर लिखा है अरबी फारसी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में आ अथवा ह होता है वो स्त्रीलिंग होती है, जैसे दवा, हवा, सजा, आह, तरह, राह, सुबह। ये सब क्या है? इनके अंत में आ भी है, ह भी है, तो ये स्त्रीलिंग है। इसमें कुछ अपवाद है जैसे कि मजा, दगा, ये अपवाद है। अपवाद हर जगह होते हैं। इसके बाद में कुछ आहारों के नाम स्त्रीलिंग है। कुछ लिखा है, ध्यान दीजिए, कुछ है ना, सब कुछ नहीं लिखा, कुछ लिखा। रोटी, सब्जी, खीर, पूरी, दाल, कचौड़ी। कितने अच्छे शब्द लिखे हैं यहाँ पे, है ना, पढ़कर आनंद आ जाता है कभी कभी मुझे। तो ये सब की सब जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। फिर है शरीर के कुछ अंग भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, पुतली, जांघ, टांग, जीभ, है ना, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, पुल्लिंग नहीं है। फिर लिखा है कुछ मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, हींग, सौंफ। ये सब क्या है? ये सब वो नाम हैं जो कि स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक। प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कमेटी, संसद, सभा, गोष्ठी, सरकार, परिषद, भीड़, टोली। ये सब क्या है? ये सब वो शब्द हैं जो कि स्त्रीलिंग हैं। और 21वें नंबर पर लिखा है ह से अंत होने वाली अरबी और फारसी के कुछ शब्द भी स्त्रीलिंग हो सकते हैं, जैसे सुबह, सुलह, सलाह, जगह, राह, निगाह, निकाह आदि। अरबी में कितने शब्द हैं, फारसी में जो ह से अंत हो रहे हैं, है ना। तो ये सब की सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अब हम क्या देखेंगे? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन कैसे होता है। देखिए, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ को आ अगर कर देंगे तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाएगा, जैसे कि भवदीय था। अब इसमें हमने अ जो है, दीय में अ है, या में अ है, उसको आ कर दिया, भवदिया कर दिया, तो वो इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। छात्र में आ लगा दिया तो छात्रा हो गया, वो स्त्रीलिंग हो गया। सुत में आ लगा दिया, सुता हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। वृद्ध था, वृद्धा हो गया, आ लग गया तो वो स्त्रीलिंग हो गया। अनुजा में आ लगा था, स्त्रीलिंग था, आ हटा दिया, अ लगा दिया तो वो पुल्लिंग है। अग्रज में पुल्लिंग शब्द है, आ लगा दिया, अग्रजा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। क्षत्रिय का क्षत्रिया हो गया, अबल का अबला हो गया, कांत का कांता हो गया। ये सब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदले गए शब्द हैं जिनमें अ लगा के, अ हटा के आ लगा दिया है। महोदय में आ लगा दिया, महोदया हो गया। शिष्य में आ लगा दिया, शिष्या हो गया। मूर्ख में आ लगा दिया, मूर्खा हो गया। मूर्खा वैसे कुछ होता है क्या? ठीक है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आचार्य में आ लगा दिया, आचार्या हो गया। बाल में आ लगा दिया, बाला हो गया। प्रिय में लगाने के बाद प्रिया हो गया। सबल में सबला हो गया। निर्बल में निर्बला हो गया। प्रियतम में प्रियतमा हो गया, ठीक है। इसके बाद में कहा है अगर अ को ई भी कर देंगे ना, बड़ा आ लगाने की अपेक्षा ई लगा देंगे तो भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन देखिए, बड़ा ई लिखा है, जैसे देव को देवी हो गया, पुत्र पुत्री, कबूतर कबूतरी, गीदड़ गीदड़ी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, श्रीमान श्रीमती, दास दासी, गोय गोई, हिरन हिरनी, राक्षस राक्षसी, नगर नगरी। ये सब क्या हो रहा है? ये सब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बनाने की प्रक्रिया को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, देख आप भी रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में लिखा है शब्द के अंतिम आ को अगर बड़ी ई कर दें तो भी ऐसा किया जा सकता है, जैसे चाचा को चाची कर देंगे, मौसा को मौसी कर देंगे, घोड़ा को घोड़ी कर देंगे, मामा का मामी हो जाएगा, साला का साली हो जाएगा, मुर्गा का मुर्गी हो जाएगा। स्पष्ट है। इसके बाद में देखिए क्या लिखा है, गधा है, इसमें गधी हो जाएगा। नाना का नानी है, लड़का का लड़की है, बेटा का बेटी है, भांजा का भांजी है। स्पष्ट है। बकरा का बकरी है, दादा का दादी है, रस्सा का रस्सी है, भतीजा का भतीजी है, पोता का पोती है। यदि आन को अति कर दें, ध्यान दीजिएगा, आन शब्द है उसको हमने अति कर दिया। आन जैसे रूपवान में आन है, रूप
आन रूपवान, और फिर हमने आन की जगह अति कर दिया तो वो रूपवती हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, भगवान का भगवती, विद्यावान का विद्यावती, धनवान का धनवती, गुणवान का गुणवती, शक्तिमान का शक्तिमती, ठीक है, याद रखिएगा। प्रज्ञावान का प्रज्ञावती, ज्ञानवान का ज्ञानवती, ठीक। इसके बाद में अब अंतिम में अगर कोई शब्द के अक लगा हो और हमने उसे कर दिया इका, तो भी वो स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूँगा ऐसे, जैसे बालक का बालिका, इका हो गया। बालक में अक था, बालक अक, बालिका इका, ठीक। अध्यापक का अध्यापिका, संरक्षक का संरक्षिका, वाहक का वाहिका, दर्शक में अक है, दर्शक अक, शक अक, और इसका हो जाएगा दर्शिका इका, ठीक। पाचक पाचिका, चालक चालिका, गायक गायिका, शिक्षक शिक्षिका, लेखक लेखिका, प्रेक्षक प्रेक्षिका, वाचक वाचिका, परिचायक परिचायिका, श्रावक श्राविका, याचक याचिका, नायक नायिका। ये सब आप समझ रहे हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में इनको किस तरह से बदला जा रहा है। एक और बात कही गई है, यदि किसी शब्द के अंत में अ है और आप उसे आ कर देते हैं या इया कर देते हैं, अ और आ को अगर आप इया कर देते हैं तो भी जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे समझिए, कुत्ता, इसमें हमने इया कर दिया, कुतिया, क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। लोटा, लोटा, इसमें हमने इया लगा दिया, लुटिया, ये स्त्रीलिंग हो गया। चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, बंदर, बंदरिया, गुड्डा, गुड़िया, डिब्बा, डिबिया, बेटा, बिटिया। ये सब आप देख रहे हैं वो शब्द हैं जिनको हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल दिया है। अब व्यवसाय की बात करते हैं। व्यापारवाची शब्द जो है जिसके अंतिम स्वर को अगर हम इन कर दें तो उसको भी हम स्त्रीलिंग कर सकते हैं। जैसे नाई, व्यापार से संबंधित शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, इसमें हमने इन लगा दिया, नाइन हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। पुजारी, पुजारिन, सुनार, सुनारिन, कहार, कहारिन, तेली, तेलिन, कुम्हार, कुम्हारिन, माली, मालिन, ग्वाला, ग्वालिन, धोबी, धोबिन, जुलाहा, जुलाहिन, हलवाई, हलवाइन, नाग, नागिन, लुहार, लुहारिन, दर्जी, दर्जिन, नाती, नातिन, पड़ोसी, पड़ोसिन। ठीक, आप समझ गए किस तरह से ये जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग हो रहे हैं। ठीक, इसके बाद में हम एक और तरीके से कर सकते हैं। जाति या उपनाम सूचक जो शब्द होते हैं इसके अंतिम स्वर को अगर हम आइन करते हैं, आइन, तो भी हो जाएगा। जैसे पंडित था, पंडिताइन हो गया। लाला था, लालाइन, ललाइन हो गया। ठाकुर, ठाकुराइन। बनिया, बनियाइन, है ना, बनियान नहीं है, बनियाइन लिखा है। पंडा, पंडाइन। चौबे, चौबाइन। बाबू, बबुआइन। गुरु, गुरुआइन, इस तरह से। इसके बाद में लिखा है कुछ अकारांत शब्दों में अगर नी जोड़ दें, जिनका अंत अ से होता है, अगर ना में बड़ी की मात्रा लगा के नी करके उसको जोड़ देंगे तो भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे चोर था, र में आ रहा है, अब उसमें हमने नी लगा दिया तो चोरनी हो गया, तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जाट, जाटनी। राग, रागिनी। मोर, मोरनी। रीछ, रीछनी। ऊँट, ऊँटनी। सरदार, सरदारनी। सिंह का हो जाएगा सिंहनी। भील का भीलनी हो जाएगा। हंस का हंसिनी हो जाएगा। शेरनी शेर का हो जाएगा। मजदूरनी मजदूर का हो जाएगा। बटेर का बटेरनी हो जाएगा। जैसे भाट का भाटनी है। ठीक, इस तरह से भी हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। अब आनी जोड़ देंगे तो भी हो जाएगा। जैसे अंतिम स्वर के स्थान पर कह रहा हूं, देवर में र बोलिए, र अ निकल रहा है, इसमें अ की जगह अगर आनी जोड़ देंगे, देवरानी, आनी, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे शिव, शिवानी। इंद्र, इंद्राणी। जेठ, जेठानी। मेहतर, मेहतरानी। पठान, पठना, पठानी। भव, भवानी। नौकर, नौकरानी। क्षत्रिय, क्षत्रियानी। सेठ, सेठानी। रुद्र, रुद्रानी। राजपूत, राजपुतानी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर कह रहा है कि अगर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग करना है तो जो बड़ी ई है अगर अंत में है तो उसमें ई नी जोड़ देंगे, बड़ी ई और बड़ी नी, तो भी हो जाएगा। जैसे रोगी है तो रोगिनी हो गया। तपस्वी है तो तपस्विनी हो गया। अभिमानी है तो अभिमानिनी हो जाएगा। योगी का योगिनी हो जाएगा। कार्यकारी का कार्यकारिणी हो जाएगा। अधिकारी का अधिकारिणी हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि हाथी का हथिनी होता है, स्वामी का स्वामिनी होता है, एकाकी का होता है एकाकिनी, सन्यासी का सन्यासिनी, आज्ञाकारी का आज्ञाकारिणी और ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारिणी। ठीक है, इसके बाद में लिखा है कि संज्ञाओं से भिन्न करके भी कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। संज्ञाओं से जो भिन्न शब्द हैं उनमें, जैसे मेरा है तो मेरी, किसका किसकी, थोड़ा थोड़ी, चला चली, तेरा तेरी, उसका उसकी, नीचा नीची, पढ़ा पढ़ी, इस तरह से। इसको मैंने पढ़ा नहीं कहा, इसको मैंने कहा पढ़ा नहीं कहा। मैंने क्या कहा? पढ़ा। दोनों में फ़र्क है, पढ़ा
और पढ़ा, दोनों में ढ का अंतर है। जैसे यहाँ पे जो है बिंदी लगी है, ढ ना लगी हो तो ढ, ढ ढक्कन का ढ, और ढ, ढ और ढ में फ़र्क है, ठीक है। पढ़ा और पढ़ा फ़र्क है ना। वैसे आगे देखिए क्या लिखा है, विभिन्न शब्दों का लिंग परिवर्तन, जैसे बैल का गाय होता है, वर का वधु होता है, मर्द आदमी का जनाना कह लीजिए, राजा का रानी, भाई का बहन भाभी, युवक का युवती, सम्राट सम्राज्ञी, पिता माता, विधुर विधवा। शब्द है जो जानना ज़रूरी है ना। जैसे किसी कोई अगर पुरुष है जिसकी पत्नी का देहांत हो गया तो उसे आप विधुर कहेंगे, और कोई महिला है जिसके पति का देहांत हो गया तो आप उसे विधवा कहेंगे। बिलाव बिल्ली का पुल्लिंग शब्द है, ताऊ ताई, नर नारी, पुरुष स्त्री, ससुर सास, फूफा बुआ, मियाँ बीवी, कवि कवियत्री, पति पत्नी, बहन बहनोई, विद्वान विदुषी, वीर वीरांगना। ठीक है, किसी पुरुष के लिए आप कहते हैं विद्वान पुरुष है, तो महिला के लिए विद्वान महिला नहीं कहेंगे, आप कहेंगे विदुषी महिला। ठीक है, अब कुछ तथ्य है जिनका स्मरण कर लेना ज़रूरी है अध्याय के अंत में। जैसे कि शब्द के जिस रूप में उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, तो लिंग की परिभाषा है। हिंदी में लिंग दो होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। फिर लिखा है पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। बात ये भी ठीक है। और लास्ट में लिखा है कि अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का निर्णय उसके साथ आई क्रिया या विशेषण के रूप को देख कर किया जा सकता है। ठीक है, अब वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, इसका जवाब आपको वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जो प्रश्न है वो बहुत सरल सा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और मेरी आपसे जल्द मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में, और मेरी यही इच्छा है, अपेक्षा है कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर व्यक्त करें। इस वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। और बाकी मेरी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।